नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के विज्ञान विषय के 14वें अध्याय जल के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उसके पहले हमने पिछले वीडियो में जितना सीखा था, हम एक बार उसका पुनरावर्तन कर लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम हमारे रोजिंदा जीवन के बहुत सारे कामों को पूरा करने के लिए पानी का उपयोग करते हैं। हम खाद्य सामग्रियों को धोने के लिए, स्नान करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, वाहनों की साफ सफाई करने के लिए, घर की साफ सफाई करने के लिए पानी का उपयोग करते हैं। हमने यह भी देखा था कि यह पानी के जो स्रोत हैं उनमें नदियां, तालाब, कुएं, हैंडपंप या ट्यूबवेल या नलकूप हमारे लिए महत्व के साबित होते हैं। फिर हमने यह भी देखा था कि पृथ्वी पर जो बहुत बड़ा भाग है वह पानी से ढका हुआ है। हमारे पृथ्वी का लगभग 2/3 जितना भाग जल से घिरा हुआ है और यह अधिकांशतः जल समुद्र में रहा हुआ है, जो कि हमारे उपयोग में लेने लायक नहीं होता, क्योंकि यह पानी लवणीय होता है, नमक वाला होता है। और यदि हम ऐसे पानी का उपयोग करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है। फिर हमने यह भी देखा कि पृथ्वी पर जो जल है वह जल वाष्प के रूप में वातावरण में जाता है। समुद्र में रहा हुआ पानी वाष्पन की प्रक्रिया द्वारा और वनस्पतियां वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा उनमें रहे हुए पानी को वातावरण में छोड़ती हैं, जो कि बादल का स्वरूप धारण कर लेती हैं। यह बादल संघनित होकर के वर्षा के रूप में उस पानी को पुनः पृथ्वी पर भेजता है और यह पानी नदियों के द्वारा समुद्र में पुनः चले जाता है, जिसे हम जल चक्र के नाम से जानते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि यदि भारी वर्षा हो तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर अलग अलग विस्तारों में जो वर्षा का प्रमाण है वह भिन्न भिन्न होता है। प्रत्येक जगह पर एक समान रूप से वर्षा नहीं होती है। वर्षा के समय, उनकी अवधि तथा मात्रा में विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न परिवर्तन देखने को मिलते हैं। संसार के कुछ भागों में पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है, जबकि कुछ ऐसे स्थान भी है जहां पर वर्षा कुछ दिनों के लिए ही होती है। हमारे देश में अधिक मानसून के मौसम में ही बरसात देखने को मिलती है, मात्र वर्षा की सीजन में ही हमारे यहाँ वर्षा होती है। विशेषतः गर्मी के दिनों के बाद जब वर्षा गिरती है तब हमें अत्यधिक राहत का अनुभव कराती है। हमारे यहाँ पर जो फसलों की बुआई है वह मानसून के ऊपर ही आधार रखती है। वर्षा होती है तो हमारे यहाँ पर फसल का उत्पादन किया जाता है, खेती की जाती है, फसलों को बोया जाता है। परंतु विद्यार्थी मित्रों, अत्यधिक वर्षा के कारण बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि कई बार अत्यधिक बरसात के कारण बाढ़ आ जाती है। भारी वर्षा से नदियों, झीलों तथा तालाबों का जल स्तर काफी अत्यधिक बढ़ ऐसा होने पर जल एक बड़े क्षेत्र में फैल करके बाढ़ का कारण बन जाता है और ऐसा होने पर यह खेतों, वनों, गांवों और शहरों को जलमग्न कर सकता है। हमारे देश में बाढ़ से फसलों, पालतू बहुत बड़ी संपत्तियों तथा मानव जीवन की अपार क्षति होती है। बाढ़ में कई सारे लोग फंस करके मर जाते हैं। हम कई बार बाढ़ का विकराल स्वरूप देखते हैं। यह जो बाढ़ है वह बड़े बड़े शहरों को, गांवों को तबाह कर डालती है। लोग तो कई बार बेघर भी हो जाते हैं, उनके घर इस बाढ़ में बह जाते हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बनता है। बाढ़ के समय जल में रहने वाले जीव भी इसमें बह जाते हैं। जो अबोले प्राणी हैं उनको भी बाढ़ की समस्या का सामना करना पड़ता है। प्राय जब बाढ़ का जल स्तर उतरता है तो यह जो जीव हैं जो कि थल के भाग में फंस जाते हैं वे उसके अंदर मर जाते हैं। वर्षा में भूमि पर रहने वाले जीवों को भी यह प्रभावित करता है। जो भूमि पर रहने वाले जीव हैं वह भी इसके अंदर फंस करके मर जाते हैं। और जब यह वर्षा का जल नीचे उतरता है तब इनके मर जाने पर इनके जो शरीर से गंध उत्पन्न होती है या इनके शरीर में जो विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं वे बहुत बड़ी महामारी को आमंत्रण देते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर जल विषाक्त और ऐसा जल पीने वाले लोगों को बहुत बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, यदि भारी वर्षा हो तो बाढ़ का स्वरूप ले लिया जाता है। यह हमारे लिए चिंता का विषय है। इसके लिए विद्यार्थी मित्रों, हमें कुछ उपाय करने चाहिए। हमें जो जल के स्रोत हैं उनको गहरा करके उनमें पानी का संग्रह करना चाहिए। हमें नदियों को गहरा करना चाहिए। हमें तालाबों को समय समय पर रिचार्ज करते रहना चाहिए, उनकी साफ सफाई करते रहनी चाहिए।
हमें कुओं को भी सफाई करनी चाहिए, जिसके कारण अधिक मात्रा में जो जल है वह जमीन के नीचे भूगर्भ जल में उतर सके। चलिए विद्यार्थी मित्रों, अब चर्चा करते हैं, यदि काफी लंबे समय तक वर्षा न हो तो क्या होगा। ये तो हम सभी जानते हैं कि लंबे समय तक यदि बरसात न होगी तो जो नदियां हैं वह सूख जाएंगी, या नदियों में जो पानी का स्तर है वह काफी कम हो जाएगा, तो पीने के पानी की समस्या उत्पन्न होगी। जो तालाब या झीलें हैं उनके अंदर भी पानी की जो मात्रा है वह कम होती हुई दिखाई देगी, जिसके कारण जो लोग पानी के लिए झीलों पर आधार रखते हैं उनको पानी कम मात्रा में मिलेगा। कुएं सूख जाते हैं या कुओं में भी जो पानी का स्तर है वो काफी कम। ऐसी परिस्थितियों में जो हमारे किसान हैं उनको भी योग्य मात्रा में पानी नहीं मिल पाता और वे अच्छी मात्रा में फसल का उत्पादन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण कई बार सूखे जैसी समस्या पैदा हो जाती है और बहुत बड़े विस्तार में अनाज की कमी, क्योंकि अनाज का उत्पादन नहीं हो सकता। यह तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जो जल की मात्रा है उसका बहुत ही कम भाग पौधों और अन्य जीव जंतुओं के लिए उपयोग में लिए जाने वाला होता है, क्योंकि बहुत बड़ा भाग तो समुद्र में है जो हम उपयोग में नहीं ले सकते, जिनका उपयोग करके हम खेती नहीं कर सकते। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, हमको जल को संरक्षित करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। तो हम चर्चा करते हैं कि हम जल को किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं। तो पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान होती है, यह हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, परंतु हम जिस तरह से जल को उपयोग में लेते हैं उसके लिए उपलब्ध जल की मात्रा अत्यंत ही सीमित है और अति उपयोग के कारण यह जल की मात्रा घटती जाती है। उसके लिए जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी अत्यधिक बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जल की मात्रा में कमी आती जा रही है। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, जो हमारा भूगर्भ जल स्तर है वह भी काफी नीचे की तरफ उतरता जा रहा है, जिसके कारण पानी की समस्या और भी अधिक बढ़ जाती है। कई बार तो आपने यह भी देखा होगा कि लोगों को गर्मी की ऋतुओं में पानी की ऐसी समस्या उत्पन्न होती है कि उन्हें काफी दूर के विस्तार तक पानी भरने के लिए जाना पड़ता है। आपने कई बार पानी भरने के लिए लगी हुई लाइनें भी देखी होंगी, और जिसके अंदर कई बार तो बच्चों को पानी भरने के लिए जाना और उनका अत्यधिक समय पानी भरने में ही बर्बाद हो जाता है, जिसके कारण कई बार तो उन्हें पढ़ाई भी छोड़नी पड़ती है। ऐसी विकट समस्या पैदा हो जाती है। कई बार तो पानी की किल्लत होने के कारण लोग आपस में झगड़ भी पड़ते हैं, क्योंकि पानी की मात्रा में कमी होती है, जिससे इनको उपयोग में लेने के लिए कम मात्रा में पानी मिलता है और कई बार लोग झगड़ भी पड़ते हैं। यह अत्यधिक चिंता का विषय है। खाने की वस्तुओं के उत्पादन और उद्योगों में भी जल की अत्यधिक मात्रा का उपयोग होता है। इन्हीं कारणों से संसार में बहुत से भागों में जल की कमी उत्पन्न हुई है। इसीलिए यह अति आवश्यक है कि हमें जल का विवेक पूर्वक उपयोग करना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तो ऐसा भी कहा जाता है कि भविष्य में यदि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो उसके लिए एक बहुत बड़ा कारण यह जल ही होगा, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर पीने योग्य पानी अत्यंत कम मात्रा में है, जिसका हमारे अविवेकपूर्ण उपयोग होने के कारण बहुत अधिक मात्रा में व्यय हो रहा है। इसलिए हमें आवश्यकता के अनुसार ही पानी का उपयोग करना चाहिए। जहां पर पानी का कम उपयोग करना है वहां हमें संभव हो सके उतना कम उपयोग ही करना चाहिए, ताकि हम हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए पानी को बचा करके रख सकें। इसके लिए हम एक विशेष उपाय कर सकते हैं। हम वर्षा के जल का संग्रह कर सकते हैं और हम हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए पानी उपलब्ध करवा सकते हैं। वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करके बाद में प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक बहुत सरल उपाय बन सकता है। इस उपाय द्वारा एकत्र कर सकते हैं और इसे हम वर्षा जल संग्रहण के नाम से जानते हैं। वर्षा का जल संग्रहण एक मूल मंत्र है कि जल जहां गिरे वहीं उसको एकत्र कर लिया जाए। यानी वर्षा के जल संग्रहण का जो मूल मंत्र है वो ये है कि बरसात जहां गिरती है वहीं पर ही इस जल का संग्रह कर लिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर जब बरसात गिरती है तो सड़क पे यह भाप बन करके उड़ जाता है, या कई बार यह नदियों में बह जाता है और यह नदियां समुद्र में जाकर के विलीन। इस वर्षा जल संग्रहण के लिए दो तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है, जिनमें सबसे पहली तकनीक है छत के ऊपर वर्षा के जल का संग्रह करना। इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा के जल को हम भंडारण टैंकों में पाइपों द्वारा पहुंचा सकते हैं। इस जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण हो सकते हैं, जिन्हें उपयोग करने से पहले निस्यंदित किया जाता है। आप इस चित्र में उस प्रक्रिया को देख सकते हैं कि जिसकी सहायता से यह जो छत पे रहा हुआ पानी है उसे निस्यंदित किया जाता है, जिसके कारण उसमें जो मिट्टी के कण है वह दूर हो जाते हैं। इस जल को भंडारण टैंकों में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइपों द्वारा
जमीन में बने किसी गड्ढे तक ले जाया जा सकता है, जहां यह मिट्टी के रिसाव द्वारा भौम जल के नीचे उतरते हैं और भौम जल के अंदर जो जल की मात्रा है उसको यह पूरा करते हैं, यानी भौम जल के स्तर को यह ऊपर लाने का काम करते हैं। कई बार हम हमारे घरों में भी पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसका उपयोग करते हैं और टैंक में पानी का संग्रह करके जब हमें जरूरत हो तब हम उस पानी को उपयोग में भी ले सकते हैं। यदि आप अकेले भी अपने घर में ऐसा करना चाहें तो आप अपने घर पे ही किसी पानी की टंकी के अंदर छत में से आने वाले पानी का पाइप द्वारा संग्रह कर सकते हैं। उसे निस्यंदित करना जरूरी होता है, जिसके लिए हम पाइप की शुरुआत के भाग में और पाइप के अंत के भाग में एक जाली लगा करके भी पानी को निस्यंदित कर सकते हैं और इस जल का जो हमने संग्रह किया है विकट परिस्थिति पड़ने पर इसका उपयोग कर सकते हैं। हमारे गुजरात राज्य में भी जो पोल वाले विस्तार हैं वहां के मकानों में यह तकनीक अति प्राचीन है। वहां के लोग छत पर गिरने वाले पानी का भूगर्भ टंक बना करके उसके अंदर जल का संग्रह करते हैं और गर्मी की विकट परिस्थिति में उस जल का वे उपयोग भी करते हैं। यह एक प्राचीन प्रक्रिया। दूसरा जो विकल्प है वह है सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित जल का जल भूमि में सीधे पहुंचा दिया जाना, जिसके द्वारा जो जमीन के अंदर भूगर्भ जल है उसके स्तर को हम ऊपर ला सकते। आपने भी अपने शहर में ऐसी नालियां जरूर देखी होंगी जो कि सड़कों के दोनों तरफ बनाई जाती हैं, जिसके कारण जो बरसात का पानी सड़कों पर गिरता है वह बह करके इन नालियों में जाता है और यह नालियों द्वारा उसे जमीन के अंदर उतार दिया जाता है, जिसके कारण जो भौम जल स्तर है यानी जमीन के नीचे जो जल है उसे हम ऊपर ला सकते हैं, उसके स्तर में बढ़ोतरी कर सकते हैं। आशा करता हूं विद्यार्थी मित्रों कि आज की वीडियो के द्वारा आपने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की होगी, जैसे कि बाढ़ किस प्रकार से आती है, कम वर्षा होने पर हमें क्या समस्या देखने को मिलती है। हमने यह भी सीखा कि जल का हमें संरक्षण क्यों करना चाहिए और वर्षा के जल का संग्रह किस तरह से करना चाहिए, ये भी हमने सीखा। हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें ताकि वह भी इसे देख करके ज्ञान प्राप्त कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाजू में लगे हुए घंटी वाले बटन को भी दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे जरूर से देख सकें।